चलिए शुरू करते हैं बिहार की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सिर्फ 5 मिनट में। शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए आप बिहार के किस जिले और गांव से हमें देख रहे हैं। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी नई सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फिलहाल अपने पास 29 विभागों की जिम्मेदारी रखी है। इनमें सामान्य प्रशासन, गृह, स्वास्थ्य, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, कृषि और पथ निर्माण जैसे अहम विभाग शामिल हैं। सरकार के गठन के तुरंत बाद इतना बड़ा पोर्टफोलियो अपने पास रखना ये दिखाता है कि शुरुआती दौर में सभी महत्वपूर्ण फैसले सीधे मुख्यमंत्री स्तर पर ही लिए जाएंगे। आने वाले समय में इन विभागों का पुनर्वितरण भी किया जा सकता है। CBSE 10वीं रिजल्ट घोषित। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस बार रिजल्ट पूरी तरह डिजिटल माध्यम से जारी किया गया, जिससे छात्रों को बड़ी सुविधा मिली। विद्यार्थियों ने अपना परिणाम उमंग ऐप और डिजी लॉकर के जरिए देखा और मार्कशीट डाउनलोड की। भागलपुर जिले में DAV बरारी के छात्र यश राज ने 98.80% अंक लाकर जिला टॉप किया है। इसके अलावा जिले के कई छात्रों ने 97% से अधिक अंक हासिल किए हैं, जिससे स्कूलों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। इस साल जिले में करीब 5200 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जो 32 स्कूलों से शामिल हुए थे। फर्जी आधार कार्ड गिरोह का भंडाफोड़। अररिया जिले के रानीगंज में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अन्य मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लैपटॉप, मोबाइल, फिंगर स्कैनिंग डिवाइस, आई स्कैनर और कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। SDPO सुशील कुमार के अनुसार पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक फोटो स्टेट दुकान में अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। सूचना के आधार पर छापेमारी की गई और पूरे गिरोह का पर्दाफाश हुआ। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की जांच जारी है। निशांत कुमार का बड़ा फैसला। निशांत कुमार ने डिप्टी CM बनने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और साफ कर दिया है कि वे फिलहाल कोई पद नहीं लेंगे। उन्होंने तय किया है कि वे सीधे जनता के बीच जाकर काम करेंगे। उनकी योजना है कि वे जिले-जिले में जाकर जदयू कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और फिर आम लोगों से संवाद करेंगे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई नेताओं ने उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। बताया जा रहा है कि इस फैसले के पीछे एक अहम वजह ये भी है कि वे अपने पिता नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि को लेकर सतर्क हैं। उन्होंने माना कि अगर वे सीधे बड़े पद पर आते हैं तो विपक्ष और सोशल मीडिया पर इसे लेकर आलोचना हो सकती है। इसलिए उन्होंने पद की बजाय जमीन पर काम करने का रास्ता चुना है। ये फैसला ये भी संकेत देता है कि वे राजनीति में धीरे-धीरे अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। पोतियों ने ही किया दादा के साथ धोखा। पटना से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति को उनके अपने परिवार ने ही ठग लिया। 87 वर्षीय बिक्रमा लाल ने आरोप लगाया है कि उनकी 3 पोतियों ने उनके बैंक खाते से करीब 35 लाख रुपए निकाल लिए। ये घटना हनुमान नगर इलाके की है। पीड़ित के अनुसार पोतियों ने पहले उनके बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर को बदलवाया और फिर चेक के जरिए पैसे निकाल लिए। बुजुर्ग ने ये भी आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में उनकी बहू की भी मिलीभगत है और संपत्ति हड़पने की कोशिश की गई है। उन्होंने पुलिस में FIR दर्ज कराई है और न्याय की मांग की है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है और आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। नगर निकाय चुनाव पर रोक।
बिहार में नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति के चुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी 264 नगर निकायों में चल रही इस चुनाव प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। इस संबंध में आदेश विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार की ओर से जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अपरिहार्य कारणों की वजह से ये फैसला लिया गया है। हालांकि जिन नगर निकायों में पहले ही चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहां की समितियां अपना काम जारी रखेंगी। बाकी निकायों में अब नई तिथियों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद जिलाधिकारियों की निगरानी में चुनाव प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी। नई सरकार बनने के बाद लिया गया ये फैसला प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जनगणना 2027 अब खुद भर सकेंगे अपनी जानकारी। बिहार में सेंसस 2027 इस बार पूरी तरह डिजिटल तरीके से होने जा रही है। सरकार ने पहली बार नागरिकों को स्वगणना का विकल्प दिया है। 17 अप्रैल से 1 मई तक लोग ऑनलाइन पोर्टल के जरिए खुद अपने परिवार की जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 2 मई से घर घर सर्वे शुरू होगा, जिसमें सरकारी कर्मचारी डेटा का सत्यापन करेंगे। इस प्रक्रिया में परिवार के सदस्यों की संख्या, उम्र, शिक्षा, रोजगार, आवास की स्थिति जैसी जानकारी ली जाएगी। सरकार का कहना है कि इस डिजिटल सिस्टम से समय की बचत होगी और गलतियों की संभावना कम होगी। साथ ही सेंसस एक्ट 1948 के तहत सभी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। डेटा सुरक्षा के लिए एन्क्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सम्राट चौधरी के सामने बड़ी चुनौती। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब उनकी असली परीक्षा शुरू हो गई है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकार को स्थिर और प्रभावी तरीके से चलाने की है। इसके साथ ही उन्हें गठबंधन धर्म निभाना भी उतना ही जरूरी होगा। एनडीए में शामिल दलों के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं माना जा रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार अपने राजनीतिक भविष्य और निशांत कुमार की भूमिका को लेकर मंथन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भाजपा संगठन को मजबूत करने और जनाधार बढ़ाने पर फोकस कर रही है। नई सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी की भूमिका भी अहम रहने वाली है। ऐसे में आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सम्राट चौधरी किस तरह इन सभी समीकरणों को संभालते हैं। बिहार में भीषण गर्मी का अलर्ट। बिहार में गर्मी ने तेज असर दिखाना शुरू कर दिया है। 16 अप्रैल को रोहतास में तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे ज्यादा रहा। राजधानी पटना समेत 20 से ज्यादा जिलों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने साफ कहा है कि फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसके साथ ही लू और उमस भरी गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पटना में अधिकतम तापमान 38 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। घर के पंखे भी गर्म हवा दे रहे हैं और एसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले दिनों में ये गर्मी और तेज हो सकती है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने की संभावना है।